ओम नमः शिवाय। हठयोग प्रदीपिका में कहा गया है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत। अर्थात प्राणों के चलयमान होने पर चित्त भी चलायमान हो जाता है एवं प्राणों के निश्चल होने पर मन स्वतः निश्चल हो जाता है और योगी स्थिर हो जाता है। अतः एक योगी को अपनी सांसों को नियंत्रित करना चाहिए। दूसरे एक श्लोक में कहा गया है कि यावद्वायुः स्थितो देहे तावत् जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांतिः ततो वायुम निरोधयेत। अर्थात जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है। वायु का निष्क्रमण ही मरण है। अतः एक योगी को वायु का निरोध करना चाहिए। प्राणायाम सभी चिकित्सा पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसके नियमित और विधिवत अभ्यास से समस्त स्नायु कोश, नस नाड़ियां, अस्थियां, मांसपेशियां और सभी अंग प्रत्यंग सशक्त और सक्रिय बनते हैं। प्राणायाम सूक्ष्म रूप में जीवन धारक शक्ति अर्थात प्राण से संबंधित है। योग प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्राणायाम का अति विशिष्ट महत्व है। प्राणायाम हठयोग का तो प्रमुख अंग है ही, वरन महर्षि पतंजलि ने भी अष्टांग योग में प्राणायाम को चौथे स्थान पर रखा है। प्राणायाम भारतीय संस्कृति की विश्व को अनुपम देन है। गायत्री शक्ति की इस प्रस्तुति में इसी प्राणायाम विज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन हिट करें। ओम नमः शिवाय। प्राणायाम शब्द संस्कृत व्याकरण के दो शब्दों प्राण और आयाम से मिलकर बना है। संस्कृत में प्राण का अर्थ जीवन ऊर्जा या चेतना शक्ति होता है और आयाम का अर्थ फैलाव, विस्तार या नियंत्रण होता है। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ श्वास का दीर्घीकरण और फिर उसका नियंत्रण करना है। व्यक्तिगत ऊर्जा का ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विस्तार करना ही प्राणायाम कहा जाता है। स्वामी शिवानंद के अनुसार प्राणायाम वह माध्यम है जिसके द्वारा योगी अपने छोटे से शरीर में समस्त ब्रह्मांड के जीवन को अनुभव करने का प्रयास करता है तथा सृष्टि की समस्त शक्तियां प्राप्त कर पूर्णता का प्रयत्न करता है। जीवात्मा का क्षुद्र प्राण ब्रह्म चेतना के महाप्राण से जुड़कर उसी के तुल्य बन जाता है। महर्षि पतंजलि प्राणायाम को एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं। महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के मुख्य तीन भेद रेचक, पूरक और कुंभक बताए हैं। रेचक धीरे धीरे लयबद्ध और नियम पूर्वक संपूर्ण श्वास छोड़ने को कहते हैं। पूरक धीरे धीरे लयबद्ध और नियम पूर्वक संपूर्ण श्वास लेने को कहा जाता है। श्वास को रोककर रखने को कुंभक कहा जाता है। कुंभक भी तीन प्रकार के होते हैं, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक और केवल कुंभक। सांसों को अंदर लेकर रोकना अंतः कुंभक कहलाता है। सांसों को बाहर निकालकर रोकना बाहरी कुंभक कहलाता है। केवल कुंभक स्वतः ही लगता है। यह बहुत उच्च कोटि के साधक ही लगा पाते हैं। हठयोग प्रदीपिका में कुंभक 8 प्रकार के बताए गए हैं। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी, इन 8 को अष्ट कुंभक कहा जाता है। आपने हमारी इस प्रस्तुति को देखा होगा तो आपको पता होगा कि 72,000 नाड़ियों से बहकर प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के हर एक अंग तक वाइटल एनर्जी पहुंचाती है। इन्हीं 72,000 नाड़ियों में से काफी सारी नाड़ियां एक सामान्य मनुष्य में ब्लॉक होती है और इनका मुख्य कारण हमारी नकारात्मक सोच और नकारात्मक भावनाएं हैं। नकारात्मक विचार तो आते ही है, परंतु जब एक इंसान लगातार नकारात्मक विचार और भावनाओं के साथ जीता है तब वह नकारात्मक भावनाएं और सोच हमारे नाड़ी तंत्र को ब्लॉक करने लगते हैं। स्वामी शिवानंद अपनी बुक ब्रह्मचर्य में कहते हैं कि प्राण ऊर्जा, दिमाग और वीर्य ये तीनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति इनमें से किसी एक पर भी कंट्रोल करना शुरू कर देता है तो बाकी 2 स्वतः ही कंट्रोल में आने लगते हैं। मेरे गुरुदेव मुझे अक्सर मेरी सांसों को लंबा, गहरा और एक लय में रखने के लिए ही कहते थे, क्योंकि जितनी ज्यादा गहरी और लंबी तुम्हारी सांसें होगी उतना ही तुम्हारा दिमाग तेज और कंट्रोल में होगा। हमारी सांसों का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क में होने वाले केमिकल रिएक्शन के साथ होता है। हमारी सांसों का सीधा प्रभाव हमारे दिमाग की कार्यक्षमता पर पड़ता है। आइए अब जानते हैं कि सांसों के बारे में विज्ञान क्या कहता है। इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन एंड प्राणायाम। आपको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। इसमें कहा गया है कि सांस लेते समय दिमाग का एक हिस्सा जिसे लॉकस कोरेलस कहा जाता है, उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और सांसों को छोड़ते समय उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। हमारी हर एक सांस के साथ
यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब हम छोटी सांसें लेते हैं तो दिमाग का लॉक्स कोरेलस बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है और रक्त में अधिक मात्रा में नोर एड्रेनलिन नाम के हार्मोन को छोड़ने लगता है, जिस कारण कार्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारा हार्ट रेट और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ कार्टिसोल हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को मारने लगता है, इसीलिए जितनी छोटी आपकी सांसें होगी उतना ही कमजोर आपका दिमाग भी होगा। जब आप लंबी और गहरी सांस लेते हैं तो आपकी सांसें आपके पेट तक जाती है, जिस कारण आपके दिमाग का लॉक्स कोरेलस समान मात्रा में नोर एड्रेनलिन को आपके रक्त में छोड़ता है। इसी कारण से आपकी बुद्धि का विकास होने लगता है। इसके अलावा आप अपने नकारात्मक विचार और भावनाओं को कंट्रोल कर पाते हैं, जिससे आपका नाड़ी तंत्र ब्लॉक नहीं हो पाएगा और प्राण ऊर्जा आपके पूरे शरीर में बहना शुरू कर देगी, जिसके लाभ आपको कुछ ही समय में दिखाई देते हैं। इसलिए हमेशा लंबी और गहरी सांस लेने का प्रयास करना चाहिए और उसके लिए प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ है। प्राणायाम का प्रभाव श्वसन तंत्र पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। श्वसन तंत्र पर प्राणायाम के प्रभाव को जानने के लिए संक्षिप्त में श्वसन तंत्र की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। पर्यावरण से ऑक्सीजन लेकर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण में भेजना और उससे ऊर्जा प्राप्त करना, यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। हमारी श्वसन की प्रक्रिया के 4 चरण हैं। पहला है वेंटिलेशन, अर्थात श्वास और प्रश्वास को लेना और छोड़ना, इसे ही ब्रीदिंग कहते हैं। इसे जनरल या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। दूसरा है डिफ्यूजन, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें गैस अधिक दबाव से कम दबाव की ओर प्रवाहित होती है। तीसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, अर्थात फेफड़ों और हृदय के बीच में ऑक्सीजन का आदान प्रदान। चौथा है रेस्पिरेटरी कंट्रोल, अर्थात अधिकतर समय श्वसन ऐच्छिक होता है, परंतु नींद में यह अनैच्छिक होता है। प्राणायाम से प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन, रक्त और ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है। गहरे और लंबे श्वसन से वेंटिलेशन और टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है। कुंभक से डिफ्यूजन की प्रक्रिया बेहतरीन ढंग से होती है। रेस्पिरेटरी कंट्रोल के लिए हमारे मस्तिष्क में मेडुला ओब्लांगाटा नामक सेंटर होता है, जिस पर प्राणायाम का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। श्वसन दर नियंत्रण में रहने से रक्त में पीएच वैल्यू नियंत्रित रहती है। आधुनिक जीवन में मानसिक तनाव से मुक्त रहना संभव नहीं है। वर्तमान में जीवन जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है, ऐसे समय में मानसिक शांति एवं संतुलन के लिए प्राणायाम करना बेहतर है। प्राणायाम मस्तिष्क पर किस प्रकार कार्य करता है, यह जानने से पूर्व मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को जानना अत्यंत आवश्यक है। हमारे मस्तिष्क में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कार्य करता है, जिसके द्वारा शरीर के समस्त प्रमुख कार्य जैसे रक्त संचालन, श्वसन, पाचन, मूत्र की उत्पत्ति तथा उत्सर्जन, हार्मोन की उत्पत्ति और संपादन होते हैं। यह तंत्र भी 2 तरह से कार्य करता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, भय, क्रोध, उत्तेजना, युद्ध आदि के समय यह तंत्र अधिक क्रियाशील रहता है तथा इन्हीं के अनुरूप शरीर में क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर में ऐसे हार्मोन्स तथा रसायन का स्राव बढ़ जाता है जो उत्तेजना लाते हैं। शरीर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को तैयार कर लेता है। यह शरीर के लिए सुरक्षात्मक है, परंतु बार बार इसका अत्यधिक क्रियाशील रहना शरीर में मानसिक अवसाद की स्थिति पैदा करता है तथा रक्त और हृदय संबंधी रोग होने का कारण बनता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, इसका प्रभाव अनुकंपी प्रणाली के विपरीत है। इसकी क्रियाशीलता से शरीर एवं मन मस्तिष्क शांत रहते हैं। शरीर में सकारात्मक क्रिया होती है तथा ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो मस्तिष्क के लिए लाभदायक है। स्वस्थ रहने के लिए उपरोक्त दोनों तंत्रों में संतुलन आवश्यक है, तभी शरीर, मन और मस्तिष्क में समन्वय स्थापित रहता है। प्राणायाम से मस्तिष्क में अल्फा तरंगे बनती है, जो सामान्यतः मस्तिष्क में अत्यंत हर्ष या खुशी में बनती है। इन सभी बातों का तात्पर्य यह है कि जब तक अनुकंपी तथा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र में यह संतुलन बना रहता है, तब तक शरीर सुचारू रूप से कार्य करता है। दोनों तंत्रों में संतुलन बनाने हेतु प्राणायाम का मार्ग ही श्रेष्ठ है। शरीर के अन्य सभी तंत्रों पर भी प्राणायाम का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होता है,
जो शरीर में स्थित 7 चक्रों के माध्यम से कार्य करता है। वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो शरीर में स्थित प्लेक्सस अर्थात वह बिंदु जहां से एक साथ कई सारी नाड़ियां निकलती हैं, उन्हें ही योग मार्ग में चक्र माना गया है। अलग अलग प्राणायाम शरीर के अलग अलग चक्र पर यानी प्लेक्सस पर प्रभाव डालते हैं। प्लेक्सस से निकलने वाली नाड़ियां संबंधित अंग की कार्यविधि को नियंत्रित करती है और इस तरह संबंधित अंग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सहस्त्रार चक्र यानी सेरेब्रल प्लेक्सस, आज्ञा चक्र यानी मेडुलरी प्लेक्सस, विशुद्धि चक्र यानी कैरोटिड प्लेक्सस, फेरेंजियल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस, अनाहत चक्र यानी कार्डियक प्लेक्सस, मणिपुर चक्र यानी इपिगैस्ट्रिक प्लेक्सस, स्वादिष्ठान चक्र यानी हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, मूलाधार चक्र यानी पेल्विक प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, न तस्य दुर्लभम किंचित्रिषु लोकेषु विद्यते शक्तः केवल कुंभेन पथेष्टम वायु धारणात्। अर्थात जो मनुष्य केवल कुंभक पर महारत प्राप्त कर लेता है, उसके लिए तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्राप्त ना किया जा सके। जब कोई मनुष्य प्राणायाम करता है तब वह अपनी व्यक्तिगत प्राण शक्ति, जिसे व्यष्टि प्राण कहा जाता है, उससे ब्रह्मांड की प्राण शक्ति यानी समष्टि प्राण को कंट्रोल करने लगता है। योगी याज्ञवल्क्य के अनुसार प्राण और अपान वायु के मिलाने को प्राणायाम कहते हैं। जाबाल दर्शनोपनिषद के अनुसार रेचक, पूरक एवं कुंभक क्रियाओं के द्वारा जो प्राण संयमित किया जाता है वही प्राणायाम है। त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार सभी प्रकार के वृत्तियों के निरोध को प्राणायाम कहा गया है। स्वामी ओमानंद तीर्थ के अनुसार श्वास प्रश्वास की गतियों का प्रवाह रेचक, पूरक और कुंभक द्वारा बाह्याभ्यंतर दोनों स्थानों पर रोकना प्राणायाम कहलाता है। आचार्य श्री राम शर्मा के अनुसार प्राणायाम सांस खींचने, उसे अंदर रोके रखने और बाहर निकालने की एक विशेष क्रिया पद्धति है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्राणायाम शरीर स्थित जीवनी शक्ति को वश में लाना है। स्वामी शिवानंद अपनी पुस्तक द साइंस ऑफ प्राणायामा में कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी प्राण शक्ति को कंट्रोल कर सकता है, वो मनुष्य इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक फिजिकल या मेंटल फोर्स को कंट्रोल कर सकता है। गायत्री शक्ति की आने वाली प्रस्तुति में हमारे योग शास्त्रों में मौजूद 96 प्राणायामों में से 9 सबसे शक्तिशाली प्राणायामों को जानेंगे। ओम नमः शिवाय।